जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2024 का एक ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? लोकसभा चुनाव 2024। तो लोकसभा चुनाव 2024 से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 80 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव चल रहा है? तो अभी 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। जो 17वीं लोकसभा है ना दोस्तों, इसका जो कार्यकाल है कब समाप्त होने वाला है? 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। ठीक है, और अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा के चुनाव पहली बार हुए थे 1951-52 में। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 1952 में सबसे पहले लोकसभा का गठन किया गया था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है ना, तो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, और यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया? तो जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे 1951-52 में, तो 14 राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? या फिर हम ये कहें कि लोकसभा का जो कार्यकाल है लोकसभा के सदस्यों का, ये कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और वहीं हम बात करें कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था जीबी मावलंकर। पूरा नाम क्या है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये इनका पूरा नाम है। ओके, हम नेक्स्ट वन की बात करें तो देखिए, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकसभा का जो जनक है ना दोस्तों, ये कहा जाता है जीबी मावलंकर के लिए, और यही लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, बताइए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? तो जो हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। ठीक है, इन्हीं के विरुद्ध 1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन लोकसभा के द्वारा इसको अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो आपको बताना है कि भारत के ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, ठीक है, ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, और ये लोकसभा के चौथे नंबर के अध्यक्ष रहे हैं। बाद में ये राष्ट्रपति बनते हैं, और कौन से क्रम के राष्ट्रपति बनते हैं ये? तो नीलम संजीव रेड्डी 6वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं ये मीरा कुमार थीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं ये एम अनंतशयनम अयंगर थे। ठीक है, इनको एम ए अयंगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा जिसका कार्यकाल जून 2024 को समाप्त हो रहा है, ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम बिरला। बताइए लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से पहले कौन विघटित कर सकता है? तो लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कौन भंग कर सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और राष्ट्रपति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी है वो कौन होता है? तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष तो होता ही है, उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। ओके, अच्छा, यूपी में सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए
कि लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है। देखिए यूपी तो मैंने बता दिया कि पहले स्थान पर है, ठीक है, 80 सीटें हैं यूपी में। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां लोकसभा की केवल एक सीट है, तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। मिजोरम में लोकसभा की एक सीट है, नागालैंड में है, सिक्किम में है। इन तीनों राज्यों में लोकसभा की एक एक सीटें हैं, ठीक है। इसी क्रम में बताइए कि वह कौन सा राज्य है जहां लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। तो देखिए गोवा में लोकसभा की सीटें 2 हैं, त्रिपुरा में 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, मेघालय में 2 हैं, मणिपुर में 2 हैं, ठीक है। मतलब ये 5 राज्य हैं जहां पर लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो 2 है। नेक्स्ट है, जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य जो है ये लोकसभा की अध्यक्षता करता है। बताइए भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन जो है ये लोकसभा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है। तो प्रधानमंत्री जो हैं ये लोकसभा में सदन के नेता होते हैं, ठीक है। और बताइए स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 13 मई 1952 को। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का पहला आम चुनाव मैंने बताया 1951 में हुआ था। भारत की जो पहली लोकसभा का गठन है ये 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था 13 मई 1952 को। ये तीनों आपको याद रखना है, ये फैक्ट डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो एक साल में सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से सत्र हैं, तो एक तो बजट सत्र है, ठीक है, फरवरी से मई तक होता है। मानसूनी सत्र जुलाई से सितंबर तक। शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से मध्य दिसंबर तक होता है। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं और साइंस को पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप यूपी जीके प्लस यूपी करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी 4 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं। इस ई बुक के अंदर आपको बिल्कुल आसान भाषा में और बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स दिया गया है। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए इन सभी ई बुक्स को आप परचेस कर सकते हैं। इन सभी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आपको डिस्काउंट भी चल रहा है तो फटाफट से ई बुक को परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक सदन लोकसभा को ही कहा जाता है, ठीक है। देखिए लोकसभा को प्राथमिक सदन, निम्न सदन या फिर अस्थायी सदन कहा जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा को क्या कहा जाता है, द्वितीय सदन, उच्च सदन या फिर स्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। बताइए संसद के किस सदन को लोकप्रिय चेंबर या फिर पॉपुलर चेंबर भी कहा जाता है। तो लोकसभा को लोकप्रिय चेंबर या फिर पॉपुलर चेंबर कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। तो देखो दोस्तों अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 इनमें क्या है, तो इनमें लोकसभा के बारे में बताया गया है। देखिए लोकसभा का गठन जो है ये तो स्पेशली 81 में है, ठीक है। 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 331 में क्या है, तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, कितने, 2 नॉमिनेट होते हैं एंग्लो इंडियन के सदस्य, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा संसद। संसद का जिक्र कहाँ पर है, आर्टिकल 79 में, ठीक है। और इसमें कहा गया कि संघ के लिए संसद होगी जो एक राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है। 2 सदन कौन कौन से, तो एक तो आपका हो जाएगा क्या, लोकसभा, और दूसरा आपका हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है। अब लोकसभा जो है इसको निम्न सदन कहा जाता है या फिर इसको अस्थायी सदन कहा जाता है,
और लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है आर्टिकल 81 में। कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन कहा जाता है आर्टिकल 80 में, इसकी संरचना का प्रावधान है। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और ये स्थायी सदन होता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो हैं ये राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये स्थायी सदन है राज्यसभा, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ओके, बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता को परिभाषित करता है? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, ठीक है, इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 84 में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बताइए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो देखिए, और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के पास में ये पावर है क्योंकि संविधान में लिखा है। किस संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक को बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा ना, लोकसभा का अध्यक्ष, वही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो जो संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, उनको बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की कार्यवाही का पहला घंटा किस रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पहला घंटा है ये प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है। भारतीय संसद प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है भारतीय संसद प्रणाली। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, यूपी में 80, उसके बाद महाराष्ट्र में कितनी है 48, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, बिहार की बात करें तो 40 हैं, तमिलनाडु की बात करें तो 39 हैं, मध्य प्रदेश में कितनी है 29 हैं, गुजरात में कितनी है तो 26 हैं गुजरात में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इन राज्यों के मैंने आपको लोकसभा सीटें बता दें। बताइए भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? तो आदर्श आचार संहिता की हम बात करें तो ये चुनाव तारीख की जैसे ही घोषणा कर दी जाती है उसके तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है, ठीक है। भारत में सबसे पहली बार जो आचार संहिता है ये कब और कहाँ लागू की गई थी? तो पहली बार आचार संहिता लागू करी गई थी 1960 में, ठीक है। और कहाँ पर? केरला में लागू करी गई थी। इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार किस लोकसभा चुनाव में भारत भर में आदर्श आचार संहिता लागू करी गई थी? तो किस लोकसभा चुनाव में पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू करी गई थी? 1962 के लोकसभा चुनाव में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो आचार संहिता को लागू करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? तो ये चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक लागू रहती है, ठीक है। चुनावी तारीख की जैसे ही घोषणा होती है तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है और रिजल्ट घोषित नहीं होता तब तक ये लागू रहती है। बताइए आदर्श आचार संहिता को लेकर निम्न में से कौन से कथन सही है? तो देखिए चुनाव संहिता का जिक्र संविधान में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। जो आचार संहिता है संविधान में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है, ठीक है। और ये चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई गई एक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। चुनाव संहिता या फिर आचार संहिता लागू होने के बाद नई योजनाओं को लॉन्च नहीं किया जा सकता, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये जो फैक्ट लिखे हैं आचार संहिता के बारे में ये सभी सत्य हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें कौन है?
राजीव कुमार हैं। ठीक है, नारी बंधन अधिनियम 2023, इसके अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो नारी बंधन अधिनियम 2023 में लाया गया। ठीक है, और इसके अनुसार जो है लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो मैंने बताया था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन 5 वर्षों से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। कौन सी कंडीशन बन जाए जब देश में? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए तब इसका कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान जो संसद है ये लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? देखिए, संसद जो है ये लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। कैसी स्थिति में? आपातकाल की स्थिति में। और एक बार में कितने समय के लिए संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो एक बार में 1 साल के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बताया गया है अनुच्छेद 83 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा लोकसभा उपाध्यक्ष को, और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष रहेंगे वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि एक दूसरे को देते रहेंगे। और जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ओके, बताइए, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है बीच में ही। ठीक है, किसकी सलाह पर भंग करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं। लोकसभा या फिर विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपने जमानत की राशि को खो देगा यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 मतों से कम मत प्राप्त हों। ठीक है, तो वो अपनी जमानत राशि को खो देगा। बताइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 552 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, और 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1972 में, और इसके द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। बताइए, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष की मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है? जब किसी बिल पर, किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर हों, तो ऐसी कंडीशन में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपने निर्णायक मत का यूज़ करता है। ठीक है, और इस निर्णायक मत को कास्टिंग वोट कहा जाता है। ठीक है, तो जो कास्टिंग वोट का प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 100 में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 93 में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रिमंडल या फिर मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 75 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, निम्न में से किस समिति में शामिल सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो ऐसी कौन सी समिति है इन 4 में से जिसके सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो वो है प्राक्कलन समिति। ठीक है, देखिए, प्राक्कलन समिति के बारे में फैक्ट याद रखना कि ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो आप कहेंगे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और याद रखना ये 30 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? 30 सदस्य जो हैं ये लोकसभा के होते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है लोक लेखा समिति के बारे में। तो लोक लेखा समिति के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 22 में से जो 15 सदस्य हैं ये कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, और
7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। कहाँ से? राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और इसमें क्या होता है, तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? 6 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तो 6 वर्ष नहीं है ना, अभी तो 5 वर्ष है। तो फिर क्या होता है, फिर से समझ लो। एक क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया जाता है? तो अब फिर से कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, और फिर से लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन मैंने बताया था? 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो देखिए दोस्तों, यदि लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 100 हैं। ठीक है, तो मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है प्रधानमंत्री को सम्मिलित करके। ठीक है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन बताता है? 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 100 है और आपने 50 लोगों को मंत्री बना दिया, ऐसा नहीं है। आप 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते हैं। प्रधानमंत्री को सम्मिलित करने के बाद भी कितना परसेंट? 15%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय है ना दोस्तों, ये लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए संसद भवन में जो लोकसभा सदन बनाया गया है उसमें कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करी गई है? तो नए संसद भवन में पूरे संसद की कार्रवाई होना शुरू हो गई है, और नए संसद भवन में जो लोकसभा सदन है ना उसमें 888 सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक है, और नए संसद भवन में जो राज्यसभा सदन है, ठीक है, राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करी गई है? तो 384 सदस्य बैठ सकते हैं राज्यसभा सदन में। नए संसद भवन की जो लोकसभा भवन है वो किस थीम पर आधारित है? तो वो मोर थीम पर आधारित है। ठीक है, नए संसद भवन का ये लोकसभा सदन है या फिर लोकसभा भवन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, मोर की थीम पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या पूछी गई है, जहां से जो सांसद हैं, ठीक है, जो एमपी हैं वो निर्वाचित होके आते हैं। ठीक है, कितनी संख्या है? 543। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है ऐसा पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 552 निर्धारित करी गई है। ठीक है, कब तक? 2026 तक, जब तक लोकसभा का परिसीमन नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्यों की संख्या वर्तमान में है 545। ठीक है, इन 545 में से 530 राज्यों से आएंगे, 13 आएंगे संघीय क्षेत्रों से, और 2 कौन है? एंग्लो इंडियन है। ठीक है, इस प्रकार से 545 संख्या हो जाती है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो 2 एंग्लो इंडियन है ना, इनको कौन नॉमिनेट करते हैं? राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, अब जो है इनकी नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है इसको ख़त्म कर दिया गया है। आगे हम समझेंगे कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको ख़त्म किया गया है। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा था कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है ये 543 है, क्योंकि 2 तो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते हैं ना राष्ट्रपति के द्वारा, तो संख्या 545 है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 543 है। ठीक है, इसी क्रम में राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 245 है। 245 में से 233 आएंगे राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों से। बाकी के जो 12 हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है। और आपसे यदि पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित करी गई है, तो 250 निर्धारित करी गई है। ठीक है। ये फैक्ट बहुत अच्छे से आप याद रखना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डायरेक्टली लगभग 8-10 फैक्ट हैं और कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित करी गई है, 552 निर्धारित करी गई है। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, तो राज्यों से कितने सदस्य आते हैं, तो 530 सदस्य आते हैं राज्यों से। और यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं, तो 13 सदस्य जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो 530 और 13 कितने हो जाते हैं, 543 हो जाते हैं, जो कि निर्वाचित होके आते हैं। और 2 जो हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं। हालांकि ये कब तक रहेंगे, ये जून 2024 तक रहेंगे। इसके बाद अब जो हैं ये 545 नहीं होंगे, 543 ही रहेंगे, क्योंकि ये जो 2 एंग्लो इंडियन हैं अब इनके नॉमिनेशन की प्रोसेस जो है ये खत्म हो गई है। लेकिन जो 2019 में नॉमिनेट हो गए थे वो तो रहेंगे ना जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। ठीक है। कब कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो जून 2024 को कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके बाद जो है सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, 543 ही रहेगी जो निर्वाचित होके आएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था। देखो पूछा गया कहां पर प्रावधान किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 331 में। ठीक है। इसके तहत राष्ट्रपति के पास में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता था, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको खत्म कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन करके। इस 104वां संविधान संशोधन को हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। वीडियो आखिरी तक देखिएगा। और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है। और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो लोकसभा में एससी के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, हम सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 330 ये क्या कहता है, तो सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है इसमें। ठीक है। 331 में क्या है, तो इसके तहत जो राष्ट्रपति हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य हैं उनको लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते थे। कितने सदस्यों को, 2 सदस्यों को, लेकिन अब नहीं कर सकते। ठीक है। और अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं में भी जो राष्ट्रपति हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं ना सदस्यों को। ठीक है। ये बताता है अनुच्छेद 333। बताइए वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में एससी के लिए जो रिजर्वेशन है ये 84 सीटों का है। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। और एससी के लिए मैंने कितना बताया, 84 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है। और बताइए कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस प्रदेश में हैं, तो एसटी के लिए लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं ये मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है। याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा की 29 सीटें हैं और 29 सीटों में से एसटी के लिए 6 रिजर्व हैं। ठीक है। जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एससी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में रिजर्व हैं, तो एससी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं भैया। कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और 80 में से 17 जो हैं ये एससी के लिए रिजर्व हैं। याद रखना एससी की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो जाती है,
तो यूपी में हो जाती है सबसे ज़्यादा संख्या एससी कैटेगरी की। और ये जो एससी एसटी के लिए हम रिजर्वेशन पढ़ रहे हैं लोकसभा में, इसका एक निश्चित समय सीमा थी, लेकिन ये समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 2020 में ये समय सीमा समाप्त हो रही थी, लेकिन इसको 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है 2030 तक के लिए। तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 104वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, ये लोकसभा में एससी एवं एसटी के आरक्षण से संबंधित है और राज्यों की विधानसभा में एससी एवं एसटी के आरक्षण से संबंधित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रयुक्त दोनों से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन 2019 लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की सीटों में एससी एवं एसटी के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में एससी एवं एसटी के आरक्षण की जो अवधि है ये 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। ये अवधि जो है कब तक के लिए बढ़ाई गई है, तो 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाई गई है। पूर्व में ये जो आरक्षण की समय सीमा है ये 25 जनवरी 2020 तक थी। ठीक है, और इसी संविधान संशोधन में 104वां संविधान संशोधन में एक और प्रावधान किया गया कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य नॉमिनेट कर देते थे राष्ट्रपति, अब इस आरक्षण को भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में मैंने बताया कि लोकसभा में जो 84 सीटें हैं एससी के लिए रिजर्व हैं और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। एसटी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं 6 कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में, और एससी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें रिजर्व 17 हैं, कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें थीं। तो जब पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, कब हुए थे, 1952 में, तो उसमें कुल सीटों की संख्या जो है ये 489 यानी कि 489 थी। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन है ना दोस्तों, ये कौन सी जनगणना के आधार पर है, 1971 की जनगणना के आधार पर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक निर्वाचन क्षेत्र जो है ये 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा है, चांदनी चौक। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चांदनी चौक जो है ये कहाँ का लोकसभा क्षेत्र है, तो ये दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यदि पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो है ये लद्दाख है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा में किस केंद्र शासित प्रदेश के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होके आते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। तो वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 7 हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा पढ़ लिया हमने, लद्दाख पढ़ लिया है। सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र हमने कौन सा पढ़ लिया है, तो चांदनी चौक पढ़ लिया है। चांदनी चौक कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ पर हैं, यूपी में कितनी हैं, 80 हैं। ठीक है, और दूसरा स्थान कौन सा है, तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितनी है, 48 है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ये दिल्ली है आपका। यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, 7 है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। एक टेस्ट है, इसका आंसर बता दीजिए
कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। और यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी है ना, इसी प्रकार का यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी तीनों ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। इन तीनों ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी स्टडी को मजबूत कीजिए और एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए। ये आपके बहादुर सर और मेरी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।